हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षा's एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द तुगलक डायनेस्टी। तो जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमने दिल्ली सल्तनत शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत में हमने बोला था 5 डायनेस्टीज़ हैं टोटल। सबसे पहले है स्लेव डायनेस्टी, सेकंड है खिलजी डायनेस्टी, थर्ड है तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ है सैयद डायनेस्टी एंड फिफ्थ वन इज़ लोधी डायनेस्टी। ये जो शुरू की चार हैं ये चारों हैं टर्क्स, जबकि लोधी जो आएंगे वो हैं अफगान्स। ठीक है, अभी तक हमने स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट कर ली है, खिलजी डायनेस्टी भी कंप्लीट कर ली है। आज हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है आई वुड रिकमेंड उसको देख लेना एक बार। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे अपलोडेड है ऑलरेडी। तो चलो थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। मुबारक खिलजी के बारे में हमने बात करी थी, जिसको एक आदमी ने मारा, दैट इज़ खुसरो खान, और फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है और अपने लिए टाइटल ले लेता है नसीरुद्दीन खिलजी का। पर नसीरुद्दीन खिलजी के भी ज़्यादा टाइम तक किस्मत नहीं खुलती, क्योंकि एक गाजी मलिक जो कि कमांडर हुआ करता था वो क्या करता है, नसीरुद्दीन खिलजी को भी मार देता है और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश करता है जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। तो जैसे ही गाजी मलिक ने एक नई डायनेस्टी फ्लरिश करी, दैट इज़ तुगलक डायनेस्टी, तो अपने लिए टाइटल ले लिया घियासुद्दीन तुगलक का। अब इनका टाइम पीरियड देखो 1320 से लेके 1414 तक चलने वाला है। एंड घियासुद्दीन तुगलक जो है ये सिर्फ 5 साल के लिए रूल करेगा। ठीक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, बेवकूफ़ सा राजा था, गलत डिसीजंस बहुत ज़्यादा लिए थे, ये 25 साल तक रूल करेगा। फिर फिरोज शाह तुगलक आएंगे, थोड़े टाइम पीरियड के लिए ये भी रूल करेंगे, ये करेंगे करीबन 28 साल के लिए। एंड उसके बाद एक तैमूर का इन्वेजन हो जाएगा। ठीक है, समरकंद वाला जो एरिया है ना उज़्बेकिस्तान में, वहाँ से चली थी इसकी जर्नी, समरकंद। तो देखोगे आप कि तुगलक डायनेस्टी जब रूल कर रही है तो तैमूर का भी इन्वेजन होगा और फाइनली एक सैयद रूलर आएगा जो कि पूरी की पूरी तुगलक डायनेस्टी को ख़त्म कर देगा। चलो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले घियासुद्दीन तुगलक, जिनका नाम गाजी मलिक भी है। खुसरो यानी कि नसीरुद्दीन खिलजी को मारा और अपने लिए एक टाइटल ले लिया, दैट इज़ घियासुद्दीन तुगलक, और एक नई डायनेस्टी सेटअप कर दी जिसका नाम रख दिया तुगलक डायनेस्टी। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा ना हमने, खिलजी डायनेस्टी में सबसे पहले कौन आया, जलालुद्दीन खिलजी आया, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया। तो अलाउद्दीन खिलजी के हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स पढ़े। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस उन्होंने करे थे। तो उसी तरह से जो घियासुद्दीन तुगलक है वो भी बड़े सारे रिफॉर्म्स करेंगे। ठीक है, लाइक दैट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और जो कैनाल्स होती है ना इरिगेशन के लिए, सिंचाई के काम के लिए, पानी के लिए छोटी छोटी ड्रेन्स निकाली होती हैं, तो कैनाल्स के ऊपर बहुत काम किया घियासुद्दीन तुगलक ने। साथ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स का भी इन्होंने बहुत ज़्यादा निर्माण किया, कंस्ट्रक्शन करा। एक नई सिटी बनाई, दैट इज़ तुगलकाबाद सिटी। कहाँ पे, दिल्ली में। तो तुगलकाबाद किसने बनवाई थी, घियासुद्दीन तुगलक ने। अब याद करो खिलजी डायनेस्टी में भी हमने निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में पढ़ा था, और अलाउद्दीन खिलजी तो था, याद करना, अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी वैसे तो रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं किया करते थे, पर निज़ामुद्दीन औलिया को इन्होंने बोला था कि आपको जो चैरिटी में इतनी ज़्यादा ज़मीन मिली है, पैसा मिला है, उसके बारे में मुझे पूरा रिकॉर्ड ला के दो। पर निज़ामुद्दीन औलिया ने बोला था कि बेटर टू स्टे आउट ऑफ द रिलीजियस मैटर्स। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को बोला था। तो वो तो बातें वहीं पे ख़त्म हुई। पर अब जो घियासुद्दीन तुगलक है ना वो फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है अलॉन्ग विद द निज़ामुद्दीन औलिया, क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया को बहुत सारा पैसा, बहुत ज़्यादा ज़मीन चैरिटी के फॉर्म में मिली हुई थी। ठीक है, सो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में होने वाला है। इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि निज़ामुद्दीन औलिया ने एक दिन बोल दिया घियासुद्दीन तुगलक को कि दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। क्यों बोला था, तो एक छोटी सी स्टोरी सुनो। गाजी मलिक का एक गवर्नर है जौना खान। ठीक है, जौना खान जो कि मोहम्मद बिन तुगलक बनने वाला है थोड़ी देर में, 1325 में हम देखेंगे जो जौना खान है ये कौन बन जाएगा, दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। तो अभी क्या हुआ, गाजी मलिक गया था बंगाल, घियासुद्दीन बंगाल वाले एरिया में आया था, यहाँ पे फाइट वाइट करी, और जब वापस आया ना तो यूपी के एक एरिया में जौना खान ने एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी हुई थी। यहाँ पे एक पेविलियन बनाया था कि आपके स्वागत में हमने एक पूरा मनोरंजन के लिए
जगह बनाई है, ऐसे पेविलियन सा बना दिया, टेम्परेरी छत बना दी और पिलर्स के ऊपर उसको टांग दिया। और जैसे ही इस छत के नीचे सिंहासन के ऊपर कौन बैठा, गाजी मलिक बैठा, ये पूरा का पूरा पेविलियन इसके सिर पे गिर गया और ये मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ हो जाती है घियासुद्दीन तुगलक की। इसी वजह से देखो निज़ामुद्दीन औलिया की बात सच हो जाती है कि जब बंगाल से वापस आ रहा था तो यूपी में डेथ होगी गाजी मलिक की। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो निज़ामुद्दीन औलिया थे उन्होंने बोला था दिल्ली दूरस्त, कि दिल्ली अभी दूर है। और फाइनली जो देखते हैं हम, गाजी मलिक था, उसकी डेथ भी हो जाती है यूपी में। अभी दिल्ली पहुंचना था पर पहुंचे नहीं, उससे पहले पेविलियन गिर गया इनके सिर पे, छत गिर गई पूरी की पूरी एंड डेथ हो जाती है। जौना खान डेक्कन वाले एरिया में रूल कर रहा था, साउथ वाला जो पार्ट है इंडिया का उसके ऊपर फोकस कर रहा था। बट उसी टाइम जैसे ही 1325 में ये कॉन्स्पिरेसी 1324-25 के आसपास क्रिएट करी गई थी और जौना खान ने बाद में अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं गियासुद्दीन तुगलक का टाइमलाइन कैसे चला। तो वारंगल वाला जो एरिया था वहाँ पे इन्होंने अटैक करा था और उसका नाम रख दिया दोबारा से चेंज करके, दैट इज़ सुल्तानपुर। काकतीय डायनेस्टी भी फ्लरिश कर रही थी। प्रताप रुद्र देवा टू जो थे वो कंटेम्पररी थे तुगलक डायनेस्टी के। और जब बंगाल से वापस आ रहे थे तो ये देखो इस तरह से, जब बंगाल से वापस आ रहे थे तो यहाँ पे एक डायनेस्टी थी दैट इज़ उत्काला डायनेस्टी, इनको भी डिफीट कर दिया 1322 के अंदर। अब उस टाइम थोड़ी बसेस और फ्लाइट्स हुआ करते थे, उस टाइम सालों साल लग जाते थे एक कन्क्वेस्ट को कवर अप करते हुए। ठीक है, तो वापस ये घोड़ों पे आते थे या तो हाथियों के ऊपर आ रहे हैं तो स्लो आएंगे। तो इसी वजह से आप देखोगे कि 1321 में वारंगल के साथ पंगा लिया, 1322 उत्काला डायनेस्टी को यहाँ से ख़त्म कर दिया एंड 1324 में हमने क्या देखा, अभी ये जो बंगाल वाला एरिया है 1322 में यहाँ पे उत्काल डायनेस्टी को ख़त्म किया और यूपी जैसे ही पहुँचते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी थी किसने, जौना खान ने। और क्या किया, इसको मरवा दिया था गियासुद्दीन तुगलक को और जौना खान जो था वो गद्दी पे आ जाता है। ठीक है, और जो जौना खान है यही कौन बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT लिखेंगे शॉर्ट में। तो मोहम्मद बिन तुगलक तकरीबन 25 साल के लिए रूल करने वाला है। 1325 से लेके 1350 तक का रूलिंग पीरियड रहेगा। जौना खान इन्हीं का नाम है। ये पॉलीग्लॉट था, मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल लेता था। ठीक है, पढ़ा लिखा तो खूब था पर इसको पसंद नहीं था कि कोई एडवाइस करे आके। तो एडवाइस ना लेने की वजह से हमेशा ही आप देखोगे ये रॉन्ग डिसीजन लेंगे। 5 रॉन्ग डिसीजंस लिए थे, देखते हैं उनके बारे में वन बाय वन। उससे पहले इन्होंने एक सिटी भी एस्टेब्लिश करी दिल्ली के अंदर, नाम रखा जहाँपना। नाउ 5 ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स जो किसने किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। सबसे पहले तो टैक्सेशन ऑफ दुआब, जो यूपी वाला एरिया था ना वहाँ पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। अब टैक्स ऐसे टाइम पे लगाया जब यूपी में फेमीन लाइक कंडीशन बनी हुई थी। ठीक है, पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ कर रही थी और खेती किसी वजह से ख़राब हुई और फेमीन वाला टाइम पीरियड चला, भूखमरी वाला एरिया टाइम पीरियड चला। और इसने क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने कि भूखमरी देखी नहीं और देखा कि रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा तो टैक्स लगा दिया। यूपी दोआब वाले जो लोग हुआ करते थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया कि तुमने तो टैक्स बढ़ा दिया अपनी इकॉनमी इम्प्रूव करने के लिए, हमारा क्या। तो ये पहला रॉन्ग एक्सपेरिमेंट जो है आपको देखने को मिल जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का। एक डिपार्टमेंट बनवाया, दीवान मतलब डिपार्टमेंट, दीवाने को ही एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट ये हुआ करता था। दूसरा, टोकन करेंसी के बारे में अगर देखोगे तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने क्या किया, सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन इन दोनों की वैल्यू को कर दिया इक्वल। लो जी, सिल्वर और कॉपर की कोई वैल्यू को इक्वल कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है। किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और स्टैंप जो बनाई ना कॉइन्स के ऊपर, आपने देखा होगा पहले कैरल्स बने होते थे, वीट बनी होती थी इस तरह से, फिर 1 रुपया लिखा होता, अब ठेंगा बना हुआ है और 1 रुपया लिखा हुआ है। तो जो स्टैंप थी वो इतनी ईजी बना दी कि लोगों ने काउंटर फीडिंग ही शुरू कर दी। लोगों ने घर पे ही क्या किया, कॉपर कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि अब कॉपर कॉइन बनाओ चाहे सिल्वर कॉइन बनाओ वैल्यू तो दोनों की सेम है। स्टैंप इतनी इजी बना दी उसके ऊपर कि वो कोई भी ड्रॉ कर पा रहा है। तो जो पीपल थे उन्होंने कॉइन्स को ही फॉर्ज करना शुरू कर दिया, नकली सिक्के जो थे वो घर पे ही बनाने शुरू कर दिए। इस वजह से अगेन ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था फिर से फेल, टोकन करेंसी वाला। थर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, कैपिटल शिफ्ट कर दी दिल्ली से दौलताबाद, क्योंकि ऊपर मंगोल्स रहा करते थे, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से अटैक होते रहते थे तो दिल्ली जो था अटैक्स के लिए काफ़ी प्रॉन हो जाता था। पर जब इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की दौलताबाद तो ये की कि सेंटर में चलते हैं इंडिया के, ठीक है, महाराष्ट्र के दौलताबाद वाले एरिया में आए। पर दिक्कत क्या थी, अब देखो, अब राजा का जो रथ होता है उसमें इसके लिए तो खाने पीने की चीज़ें रख ली होती हैं,
पर अब जो जनता आ रही थी साथ में, उनके लिए थोड़ी था खाने के लिए, तो ये लोग तो मर रहे हैं हंगर की वजह से, इनकी डेथ होती चल रही है पीछे पीछे। और मोहम्मद बिन तुगलक पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि इनको क्या हो रहा है भाई। तो बोलते हैं भाई साहब आपके लिए तो खाना लाए हुए हैं, इनके लिए थोड़ी खाना लाया है। तो एक तो ये रीज़न आया। दूसरा क्या, यहाँ पे आप देखोगे इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल फिनोमिनाज क्या, ऊपर है विंध्यान रेंज, बीच में रिवर फ्लो कर रही है नर्मदा रिवर, फिर सतपुड़ा रेंज है, और फिर नीचे जाके दौलताबाद है। तो इतना टफ टेरेन पास करना है तो रिसोर्सेज भी तो चाहिए होंगे। तो ये वेल प्लान नहीं था। जो दिल्ली से दौलताबाद की तरफ इन्होंने डिसाइड किया था कि हम दिल्ली से दौलताबाद की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये तो बहुत ही बुरी तरह से फेल हुआ। थर्ड डिसीजन भी इनका रॉन्ग था। खुरासन एक्सपीडिशन, खुरासन इज़ इन ईरान। तो यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि ये इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा, और ईरान के साथ पूरे पूरे चांसेस थे कि मोहम्मद बिन तुगलक की फ़ाइट होगी। और वहाँ पे आर्मी भेजी अपनी ईरान के खुरासन वाले एरिया में, और वहाँ पे फिर ट्रीटी साइन कर ली। लो जी, लड़ाई भी नहीं की। और पहले लड़ाई क्यों करते थे, वॉर क्यों होती थी? अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। अगर आपको अपना एम्पायर एक्सपांड करना है तो उसके लिए आपके पास इकोनॉमी भी होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, ट्रीटी साइन कर दी। लो, इतनी आर्मी को यहाँ पे भेजा, थके वो अलग से, और फिर लड़ाई भी नहीं करी, अपने घोड़े भी भेजे, कुछ नहीं किया, वहाँ जाके ट्रीटी संधि करके आ गए वापस। ठीक है, तो सैलरी में दिक्कत आने लगी। अब पैसा तो तभी जनरेट होगा ना जब आप लड़ाई करोगे दूसरे एरिया के साथ। तो लो जी, यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट जो था वो फेल हो गया। यहाँ पे तो आर्मी ने ही प्रोटेस्ट कर दिया। उसके बाद आर्मी से ये डर के इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि जो आर्मी थी ना उनको भेज दिया नगरकोट वाले एरिया में। हिमाचल प्रदेश में एक कांगड़ा में नगरकोट फोर्ट भी आपने सुना होगा। तो हिमाचल प्रदेश और ये जो उत्तराखंड वाला एरिया है, यहाँ पे हिमालयन रेंजेस लाए करती हैं। यहाँ पे अपनी आर्मी को भेज दिया था कि जाओ कराचिल वाला जो एरिया है ना, कराचिल वाला जो एरिया है उसको लूट के आओ, या फिर जो हिमाचल के अंदर कांगड़ा में नगरकोट वाला एरिया है उसको लूट के आओ। ठीक है, तो आर्मी ने यहाँ पे लूटपाट करी, थोड़ा बहुत इनको पैसा बन गया, पर चलो ये डिस्ट्रैक्शन के लिए था। ठीक है, ताकि आर्मी जो है वो इन्हीं को उठा के ना फेंक दे। तो कराचिल एक्सपीडिशन आप यहाँ पे देखोगे। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को आप देखते हो कि फूल या फिर मैड किंग भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी इनडिसाइसिवनेस, जो डिसीजन लेने का तरीका था वो गलत था। कहीं ना कहीं इनको एक आदत थी कि एडवाइस नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो वो जो थे, वैसे तो बाबर भी था, अकबर भी आएंगे, बाबर भी तो अपने डिसीजन खुद ही लेता था, वो डिपेंड करता है वन पर्सन टू अनदर। पर यहाँ पे इनको डिसीजंस बनाने के लिए ज़रूरत थी दूसरे लोगों की, जबकि इन्होंने वो जो डिसीजन थे वो खुद ही ले लिए, फिर वो गलत भी प्रूव हुए। तो ये 5 एक्सपेरिमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। नाउ देखते हैं कौन कौन इनके कोर्ट में हुआ करता था। तो इब्न बतूता बगल में जूता, उड़ जाए चिड़िया, फिर सुना होगा आपने ये सॉन्ग। तो इब्न बतूता जो थे वो किसके टाइम पीरियड में आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे। अफ्रीकन कंट्रीज़ आपने देखी होंगी, यहाँ पे आपको मोरक्को मिलेगा, तो मोरक्को से आए थे इब्न बतूता। काफ़ी एमिनेंट था, ये स्कॉलर भी था, और इनको काजी डिक्लेयर कर दिया गया था, जज डिक्लेयर कर दिया गया था इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। चलो जी, ये तो अच्छा पॉइंट है। तो लो जी, अच्छे डिसीजन भी लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने। पोस्ट ऑफिस की जो सर्विस थी ना, वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। और इब्न बतूता को इम्प्रूव क्यों हुई पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज, बिकॉज ऑफ इब्न बतूता। एंड इनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी भेजा गया था चेंगिज़ खान के कोर्ट में। ठीक है, अब चेंगिज़ खान के बारे में आपने सुना होगा, कितना ब्रूटल राजा था वो। तो यहाँ पे इब्न बतूता जो था उनको भेजा गया था चेंगिज़ खान के कोर्ट में, ताकि ट्रीटीज़ वगैरह साइन हो सके। अब याद करो, वेरी फर्स्ट डे जब हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था, वहाँ पे मैंने बोला था कि जब तुगलक डायनेस्टी हम पढ़ेंगे, और तुगलक डायनेस्टी का भी कौन सा राजा, मोहम्मद बिन तुगलक, तो आप देखोगे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 2 राज्य बन के निकलेंगे। एक था बहामनी किंगडम और दूसरा था विजयनगर एम्पायर। पढ़ने तो ये अलग से पढ़ेंगे, पर याद रखना कि जब बहामनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर बने थे ना, तो कौन रूल कर रहा था दिल्ली के अंदर, मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर एम्पायर बन जाएगा 1336 में, एंड बहामनी किंगडम बनेगा 1347। इन दोनों ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, तो याद रखना किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्प्रेरी थे। नाउ मोहम्मद बिन तुगलक का 25 साल का रिन रहा, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है और गद्दी पे बैठ जाते हैं कौन, फिरोज शाह तुगलक।
1350 से लेके 1388 का इनका रूल रहेगा। एंड इन्होंने क्या किया, जो उलेमाज हुआ करते थे, रिलीजियस गुरुज थे, याद है ना, चालीसा सिस्टम था बाद में बंद हुआ, तो ये जो उलेमाज हुआ करते थे इनको खुश करने के लिए इक्ता सिस्टम दोबारा से रिवाइव कर दिया। यानी कि जो भी कोर्ट के अंदर नॉबल्स होंगे उनको ज़मीन दे दी जाएगी ताकि वो लोग खुश रहें, ठीक है, लैंड ग्रांट्स दे दी जाएगी और इस लैंड को वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते थे। तो ये इक्ता सिस्टम दोबारा से रिवाइव हुआ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने एक शरीयत इम्पोज कर दिया, यानी कि इस्लामिक लॉ शुरू करा, कुरान से उठाया था, और एक सिटी भी बनवाई, जौनपुर सिटी। इसके अलावा 200 सिटीज़ इन्होंने अराउंड एस्टेब्लिश करी थी। ट्रांसलेशन करी हिंदूज टेक्स्ट को इनटू पारसीज टेक्स्ट। एक्चुअली इनको पढ़ाई लिखाई का काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इन्होंने हिंदूज टेक्स्ट को पढ़ना चाहा, पर चाहते थे कि अपनी लैंग्वेज में पढ़ूँ, पारसीज लैंग्वेज में पढ़ूँ। पर ब्राह्मण जो थे उन्होंने एलिगेशन लगा दिए कि ये जो फिरोज शाह तुगलक है ये हमारी जो एक एग्जिस्टेंस है बुक्स के अंदर उसको ख़त्म करने की ट्राई कर रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक कहीं ना कहीं न्यूट्रल बने रहने की ट्राई कर रहा था, पर इस एलिगेशन के बाद ये न्यूट्रल ना होके इसने क्या किया, जाजिया इम्पोज कर दिया ब्राह्मण्स के ऊपर भी। अब ये जाजिया जो टेक्स्ट था नॉन इस्लामिक पीपल के ऊपर, हम देखते हैं काजिम के टाइम से इम्प्लीमेंट हो रहा है, पर ब्राह्मण के ऊपर किसने लगा दिया आके, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, ताकि ये दिखाया जा सके कि हाँ मैं अगेंस्ट हूँ हिंदूज़ के, ठीक है। वो होता है ना कि बार बार कोई आपको बार बार नेगेटिव बोल रहा है, तो एक टाइम होता है कि आप बोलते हो कि हाँ है, सही है, ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे हुई। नाउ एक डिपार्टमेंट बनवाया इन्होंने, दैट इज़ दीवाने बंदगान, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। दर उल सफ़ा ये हॉस्पिटल था जो चैरिटी के ऊपर चल रहा था, लोग यहाँ पे डोनेशंस कर देते थे तो उसी के ऊपर इसका खर्चा चलता था हॉस्पिटल का। दर उल सफ़ा हॉस्पिटल बेस्ड ऑन चैरिटी। हज में अब देखो बोलते हैं ना कि ये जो मुस्लिम लाइफ होती है, मुस्लिम जो होते हैं एक बार ज़िंदगी में, जैसे तीर्थ यात्रा होती है हिंदुज़म के अंदर, तो उसी तरह से ये जो मुस्लिम लोग हैं ये हज जाते हैं, ठीक है। मक्का मदीना आपने सुना होगा सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में, तो मक्का मदीना भेजा करते थे ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंस, यानी कि जो खर्चा होगा वो कौन करेगा, फिरोज शाह तुगलक। पर शर्त एक थी कि आपके ऊपर कोई डेट नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई डेट है तो उसको पहले पूरा करो, और पूरा करने के बाद फिरोज शाह तुगलक को बताओ कि हाँ जी हमने अपना डेट को पूरा कर दिया है, और आपको भेज दिया जाएगा मक्का एंड मदीना, ठीक है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, तो ऐसे सुल्तान थे ये अभी जो नोबल्स ने अपॉइंट करे थे, जिनको नोबल्स ने अपॉइंट किया था, एंड इक्ता सिस्टम इन्होंने रिवाइव किया। स्लेव्स का एक डिपार्टमेंट बनवाया जिसको बोला दीवाने बंदगां। इनको अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी बोला जाता है, पर अकबर तो बाद में आए थे मुगल्स टाइम पीरियड में। तो मुगल टाइम पीरियड जब चल रहा था ना, तभी एनालिसिस करी जा रही थी पास्ट में जो रूलर्स आए थे, क्योंकि अकबर को भी पुरानी चीज़ों को पढ़ना शौक़ रहता था उनको, तो वो देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक को एक टाइटल दिया जा सकता है, दैट इज़ अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इन्होंने क्या किया ना, 2 पिलर्स हुआ करते थे जिस पे अशोका की राइटिंग्स मिल जाएंगी आपको इंस्क्रिप्शंस की फॉर्म में। तो एक तोपरा पिलर था जो कि हरियाणा वाले एरिया में था, एक मेरठ पिलर था जो कि यूपी में था। ये दोनों पिलर उठवाए और कहाँ ले आए, दिल्ली वाले एरिया में। ये देखो ये तोपरा पिलर है जो कि आपको एक बिल्डिंग के ऊपर मिल जाएगा सदर्न ब्लॉक इंडिया में, ठीक है, सदर्न ब्लॉक ऑफ इंडिया नहीं, दिल्ली वाले पार्ट में, ठीक है। तोपरा पिलर एंड मेरठ पिलर किसने उठाए, फिरोज शाह तुगलक ने उठाए। कहाँ पे उठाए, एक तोपरा पिलर हरियाणा से उठाया, मेरठ यूपी से उठाया, और कहाँ पे लगा दिए दोनों, दिल्ली में। सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स अगर आप देखोगे तो शरीयत लॉ इन्होंने इम्पोज कर दिया, जाजिया ब्राह्मण्स के ऊपर इम्पोज कर दिया, दीवाने खीरात भी बनवाई, एक डिपार्टमेंट बनवाया जिसमें जो पुअर लोग हुआ करते थे उनके लिए चैरिटी बनवाई लाई जाती थी, डोनेशन करते थे अमीर अमीर लोग और पुअर लोगों की हेल्प करते थे, तो दीवाने खीरात बनवाया गया। दर उल सिफा हमने देखा जो चैरिटी बेस्ड हॉस्पिटल बनवाया था। आर्किटेक्चर अगर देखोगे तो फिरोज शाह कोटला, जिसको आज अरुण जेटली स्टेडियम नाम से भी जानते हैं, केनाल के ऊपर इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करा इरिगेशन पर्पस से। सतलुज रिवर से इन्होंने बहुत सारी कैनाल्स बनवाई, इरिगेशन यानी कि सिंचाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया। एक सिटी एस्टैब्लिश करी जौनपुर सिटी, उसके अलावा हम देखते हैं अराउंड 200 सिटीज़ इन्होंने नई बनवाई थी। हिसार सिटी इन्होंने एस्टैब्लिश करवाई। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, तोपरा पिलर को और मेरठ पिलर को उठवाया और दिल्ली में लगवा दिया।
ठीक है ना। पॉलिटिकल वैक्यूम फॉर्म हो जाता है फिरोज शाह तुगलक के बाद, यानी कि कोई भी एमिनेंट किंग आपको नहीं मिलेगा। 1388 में नसीरुद्दीन तुगलक बनते हैं। एक नसीरुद्दीन खिलजी थे, यहाँ पे नसीरुद्दीन तुगलक है। तो ये बन जाते हैं रूलर, पर बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स यहाँ पे अकर करते हैं। कैसे रिवोल्ट्स, ये देखो, यहाँ पे बड़े सारे जो है प्रोविंशियल किंगडम्स बन रहे थे। कोई मेवाड़ में बन रहा है, मुजफ्फरिद में बन रहा है, बहामनी किंगडम अलग हो चुका है, विजयनगर अलग हो चुका है, गजपति डायनेस्टी बन रही है, शर्की डायनेस्टी बन रही है। तो इस तरह से आप देखोगे कि दिल्ली तक ही सीमित रह गए थे ये तुगलक वाले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तुगलक डायनेस्टी बहुत ज़्यादा वीक बन रही है। नसीरुद्दीन के बाद हम देखते हैं एक इनका कमांडर हुआ करता था जिसका नाम था खीज़र खान। खीज़र खान ने मार दिया नसीरुद्दीन को, पर मारा इन 1414। तो 1388 से लेके 1414 तक एक और चीज़ हुई। वो क्या थी कि तैमूर ने इन्वेड कर दिया। तैमूर कहाँ से आया था? तो जो समरकंद वाला एरिया है ना आपके उज़्बेकिस्तान में, तो यहाँ पे इंडिया में बस इतने से एरिया में बचे हैं तुगलक्स, और रूल कौन कर रहा है? नसीरुद्दीन। जैसे तैसे निकल रहा है टाइम। पर यहाँ पे ईरान में कौन था? ईरान लिख दिया, समरकंद। समरकंद कहाँ पे है? उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान से आया तैमूर। बड़ी ज़्यादा लूट वाट मचाई भाई दिल्ली वाले एरिया में। ठीक है, बहुत गंदा इन्वेजन करा, काफ़ी दिनों के लिए यहाँ पे रुका, और खीज़र खान को अपॉइंट कर दिया गवर्नर ऑफ मुल्तान। ठीक है, खीज़र खान पहले यहीं पे हुआ करता था, बाद में इसको मुल्तान का गवर्नर डिक्लेयर कर दिया। खीज़र खान ने सोचा क्या गवर्नर बनना, जो लास्ट किंग है नसीरुद्दीन तुगलक बचा हुआ उसको मारता हूँ और राजा ही बन जाता हूँ। इसने वही किया, नसीरुद्दीन जो तुगलक था उसको मारा, और फाइनली जो तुगलक डायनेस्टी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है इन 1414, और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है जिसका नाम है सैयद डायनेस्टी। अब जो सैयद डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन है? तो खीज़र खान। ठीक है, और खीज़र खान के टाइम पीरियड में, यानी कि सैयद डायनेस्टी में, हम देखते हैं बड़े सारे छोटे छोटे किंगडम जो हैं फ्लरिश हो जाते हैं। नाउ सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड चलेगा फ्रॉम 1414 टू 1451। इनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर सैयद और लोधी हम एक ही लेक्चर में कंपाइल कर लेंगे। आज हमने पढ़ा तुगलक डायनेस्टी के बारे में। 1320 से लेके 1414 का टाइम पीरियड है। सबसे पहले घियासुद्दीन तुगलक आए, 5 साल का रूल। मोहम्मद बिन तुगलक आए, 25 साल का रूल। 5 ग्रेट एक्सपेरिमेंट करे पर पांचों के पांचों फेल हुए। फिरोज शाह तुगलक आए, तकरीबन 28 साल का रूल। और फिरोज शाह तुगलक के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं एक बाहर से इन्वेजन होता है, दैट इज़ तैमूर इन्वेजन। घियासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी मलिक भी था, और इन्होंने ही क्या किया था? खिलजी डायनेस्टी को ख़त्म किया। तुगलकाबाद सिटी इन्होंने एस्टेब्लिश करी, और निज़ामुद्दीन औलिया के साथ इनके भी पंगे चल रहे थे। निज़ामुद्दीन औलिया ने बोल दिया दिल्ली दूरस्त। तो जब बंगाल से वापस आ रहे थे, तो बंगाल से वापस आते हुए क्या हुआ कि जो यूपी वाला एरिया है ना, यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी गई थी बाय जॉना खान। एक पेवेलियन छत्ती गिर गई पूरी की पूरी इनके ऊपर, और अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाती है। और ये इनके कॉन्क्वेस्ट बताए हुए हैं। और 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जॉना खान गद्दी पे बैठ जाते हैं। 5 ग्रेट एक्सपेरिमेंट करे। पहले तो टैक्स लगा दिए यूपी वाले एरिया में, वो भी तब जब वहाँ पे भूखमरी फैली हुई थी। ठीक है, लोगों ने प्रोटेस्ट क्रिएट कर दिया। टोकन करेंसी सिल्वर और कॉपर की वैल्यू एक कर दी। स्टैम्प इतनी इजी बना दी कि वो हर कोई उसको घर पे ही फॉर्ज कर रहा है, सारे घर पे ही करेंसी छाप रहे हैं भाई। फिर दिल्ली से दौलताबाद जो है इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी, और देखा ये सबसे बोलते हैं ना बहुत ही बुरा जो डिसीजन था वो इन्होंने अपनी ज़िंदगी का लिया। खुरासन एक्सपीडिशन, ईरान के साथ लड़ना था, लड़ने की जगह ट्रीटी साइन करके आ गए, आर्मी ने प्रोटेस्ट कर दिया। कराची एक्सपीडिशन, आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाओ हिमाचल प्रदेश होके आओ, नगरकोट का जो किला है उसको लूट पाट करके आओ। इब्न बतूता आते हैं इनके टाइम पीरियड में, काफ़ी एमिनेंट था, इसको काजी की फॉर्म में भी इन्होंने सेलेक्ट करा, तो ये अच्छा डिसीजन था। और पोस्ट सर्विसेज की जो फैसिलिटी थी वो इम्प्रूव होती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक बिकॉज ऑफ इब्न बतूता। एंड चिंगिस खान के कोर्ट में भी इनको भेजा गया था एज अ एम्बेसी। फिर हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ही, अब टाइम पीरियड क्या चल रहा है? 1325 कब तक चल रहा है? 50। और बीच में क्या हुआ? 1336 भी आया, 1347 भी आया। 1336 में बन गया विजयनगर एम्पायर, और 1347 में बन गया बहामनी किंगडम। ठीक है, फिर फिरोज शाह तुगलक आए,
एकता सिस्टम दोबारा से रिवाइव कर दिया, जौनपुर सिटी बनवाई, 200 और सिटीज़ एस्टेब्लिश करवाई, हिंदू टेक्स्ट को पारसी टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की ट्राई करी, पर ब्राह्मण्स ने एलिगेशन लगा दिए। दर उल सफ़ा हॉस्पिटल जो चैरिटी बेस्ड था वो बनवाया, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हज पे भेजते थे, पर उन्हीं को जिनके ऊपर कोई कर्जा ना हो, ठीक है। और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं दीवान बंदगाह बनाया, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। तो ओपरा पिलर और मेरठ पिलर को क्या किया, जो है यहाँ से उठवाया और दिल्ली में रखवा दिया, ठीक है। और अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी इनको बोला जाता है। उसके बाद हमने आर्किटेक्चर देखा, तो कैनाल वर्क के ऊपर भी काफ़ी काम किया। एंड फाइनली हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बाद कुछ खास रूलर नहीं आए, और एक खीज़र खान जो कि गवर्नर था मुल्तान का, किसने अपॉइंट किया था, तैमूर ने किया था। एंड तैमूर के जाने के बाद यहाँ पे खीज़र खान ने थोड़े टाइम के लिए जो है गवर्नर की तरह रोल प्ले किया, बट बाय द टाइम ही थॉट कि क्यों ना पूरी की पूरी तुगलक डायनेस्टी को ही उड़ा दिया जाए, और ये वही करते हैं और फाइनली एस्टेब्लिश करते हैं एक नई डायनेस्टी जिसका नाम है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो साथ के साथ ज्योग्राफी आपकी शुरू हो रखी है, शाम को 7 बजे लेक्चर आ जाता है, सो यू कैन वॉच दैम एज वेल। सो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर। अगेन MCQs आप सॉल्व कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।